कैसे हैं आप सभी। फिलहाल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, एकदम अपनी स्टडी के साथ कोई लापरवाही नहीं बरत रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। आज का हमने टॉपिक लिया है कि उपसर्ग कहते किसे हैं, कैसे पहचानेंगे प्रश्नों में कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कैसे पहचानेंगे मूल शब्द से। ठीक है, प्रत्यय क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये भी जानेंगे। फिलहाल मैं कल्पना आप सभी का सरकारी परीक्षा प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को। सबसे पहले तो मैं रोज ही बताती हूँ जब भी कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ कि टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में पता करना बेहद जरूरी है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस टॉपिक का क्या महत्व है, कैसे पहचाने, क्या है क्या नहीं, सब जानना बेहद जरूरी है। उपसर्ग के बारे में हम जानना है, उपसर्ग के बारे में हमको जानना है, तो हम जानेंगे भी भाई। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर मतलब मूल शब्द के पहले निर्माण करते हैं अर्थात नवीन अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो इन्होंने उपसर्ग को यह समझाया है कि वे शब्द के अंश जो शब्द मूल शब्द के पहले लगकर शब्द को विशेष अर्थ या नया अर्थ दे देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अब आपको परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। शब्दांश होने के कारण स्वतंत्र रूप से इनका अपना कोई महत्व या अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व ऐसे लिखा जाता है, ये वर्तनी शुद्ध है, अस्तित्व मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अस्तित्व होता है, ठीक है, नहीं होता है, किंतु ये उपसर्ग शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखते हैं। मतलब ये शब्द के अंश हैं, इनका अपना स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता है, पर ये मूल शब्द के पूर्व में लगकर उस शब्द को नया अर्थ दे देते हैं, इस वजह से इनका अपना स्थान है। ठीक है, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि ये मूल शब्द के आगे लगकर उसको विशेष अर्थ दे देंगे या उसका अर्थ बदल देंगे, इतनी इनमें सामर्थ्य है। ठीक है, उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां निर्मित होती हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां जान लेते हैं। शब्द के अर्थ में नई विशिष्टता प्रकट होती है, मतलब नई विशिष्टता प्रकट हो जाती है शब्द के अर्थ में। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है, कभी कभार नेगेटिव। शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता, कभी कभार उपसर्ग जोड़ने पर भी उस मूल शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। ठीक है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। अब आपको बताया गया है हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं या उनको किन किन भागों में बांटा गया है, ये आप सभी को बताया गया है, जो आप जानेंगे। ठीक है, पहले हम जानते हैं हिंदी के उपसर्ग। पहले तो होते हैं हिंदी के उपसर्ग, दूसरे होते हैं उर्दू व फारसी के उपसर्ग, तीसरे होते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, चौथे होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, पांचवे होते हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अपव्यय शब्द। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग की अगर बात की जाए, हिंदी के उपसर्ग की, तो हिंदी के कौन से उपसर्ग होते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, बताइए। हिंदी के उपसर्ग में आप क्या बताएंगे, ये बताइए। जैसे हिंदी का उपसर्ग है हमारा आ, कु, ये क्या है हिंदी के उपसर्ग। जैसे अभाव, भाव के आगे अ जुड़ गया, अभाव बदल दिया। कु, कुकर्म, कर्म के आगे कु लग गया, कर्म मूल शब्द था, उसके आगे हमने कु उपसर्ग लगा दिया, कुकर्म हो गया, अर्थ का बदल गया, कर्म से कुकर्म हो गया। भाव था मूल शब्द, उसके आगे हमने आ लगा दिया उपसर्ग, जो क्या हो गया, अभाव हो गया, शब्द का अर्थ बदल गया। भाव और अभाव दोनों अलग अलग शब्द हो गए। ठीक है, ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। बहुत सारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं, यही नहीं है, सिर्फ हमने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिए। जैसे नि, अध, सु, प्राक, स्व, ये सब क्या होते हैं, ये सब हिंदी के ही उपसर्ग हैं। ठीक है, ये सब हिंदी के ही उपसर्ग हैं। आ, कु, नी, स्वा,
ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। उर्दू व फारसी के उपसर्ग की बात की जाए आपसे, उर्दू व फारसी के, तब आप क्या बताएंगे? उर्दू व फारसी की बात की जाए तो जैसे बा, ठीक है, ये सब क्या है? बहु। ये उर्दू और फारसी के, जैसे इसमें बा लगा दे, जैसे बकायदा, बकायदा, ये हो गया। ठीक है, जैसे हो जाता है आपका और भी बहुत सारे हैं, जैसे हो जाएगा बाअदब, तमीज से, बाअदब। ठीक है, ऐसे शब्द ये क्या है? ये उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। किसके उपसर्ग हैं? उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। ठीक है, बहुविधि, ऐसे ये किसके हैं? बाअदब, बाकायदा, बहुविधि, ये उर्दू व फारसी के उपसर्ग हैं। फिर हम संस्कृत के उपसर्ग पर पहुंचे तो संस्कृत के उपसर्ग जैसे हो गए अति, अति है, जैसे दूर है। अति का क्या हो जाएगा? अधिक से आगे अति लगा दो तो अत्यधिक हो जाएगा, संधियां आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, अति से अति उपसर्ग अधिक शब्द में लगा दोगे और उपसर्ग शब्द के पहले लगेगा, जैसे अति अधिक। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? ये अत्यधिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अत्यधिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? संधि हो गई, अत्यधिक बन गया। और ये आपका संस्कृत का उपसर्ग है अति। या आपका जो दुर भी, जैसे दुर्गुण, गुण के आगे, गुण के आगे दुर लगा दिया उपसर्ग तो क्या हो गया? दुर्गुण। ये आपका संस्कृत के उपसर्ग है। अंग्रेजी के उपसर्ग की बात की जाए, जैसे डिप्टी, सब, जैसे डिप्टी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, ये क्या हो गया? अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय की बात की जाए, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्दों की बात की जाए तो आप इनके अंतर्गत कौन से शब्द रखेंगे, ये बताइए। ये होते हैं जैसे अधा, तो इसका क्या होता है? अधा पतन, अंतः, तो ये क्या होगा? अंतःकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आप? क्या? अंतःकरण। ठीक है, ये आपके उपसर्ग के समान उपयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय उपसर्ग है। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू व फारसी के उपसर्ग हो गए हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय भी होते हैं उपसर्ग के प्रकार। प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो धातुओं या शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ एवं स्वरूप को परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग क्या था? उपसर्ग था शब्द के पहले, शब्द का ऐसा अंश जो मूल शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, तब कहलाता है उपसर्ग। लेकिन अगर बात की जाए प्रत्यय की, तो शब्दांश का ऐसा भाग जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के अंत में लगता है और शब्द का अर्थ बदल देता है या विशेष अर्थ दे देता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया जाता है? प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय के भेद जानते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होती है कृत प्रत्यय और एक होती है तद्दुत प्रत्यय। एक क्या होती है? एक होती है कृत प्रत्यय, एक होती है तद्दुत प्रत्यय। अब कैसे पहचानेंगे कृत प्रत्यय क्या है और तद्दुत प्रत्यय क्या है, ये पहचानना है आपके। देखिए, कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया और धातु
क्रिया, ये याद रखने वाले पॉइंट हैं, क्रिया और धातु, क्रिया और धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा धातु के अंत में, ठीक है, ये हो गया क्रिया अंत में लगने वाले को क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या कहेंगे? ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़ते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। अब समझ में आया आप सभी को? जो क्रिया के अंत में लगते हैं, जो क्रिया के अंत में प्रत्यय लगती है, जो जैसे कोई शब्द क्रिया का हो और उसके अंत में अगर कोई प्रत्यय लगी हो तो वो होगी कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों के अंत में लगने वाली शब्दांश में, ठीक है, शब्दांश, वो कहलाएगा आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। कृत प्रत्यय क्या होती है? परिभाषा दी हुई है, क्रिया अथवा धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा इनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, ठीक है, कृदंत कहते हैं इनके मेल से जो शब्द बनते हैं। और कृत प्रत्यय कहते किसे हैं? क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को। तद्धित प्रत्यय जानते हैं वे प्रत्यय जो धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, मैंने आपको करवाया है, विशेषण में जुड़ते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, ये कृदंत कहलाते हैं, ये तद्धितांत कहलाते हैं। नेक्स्ट जानते हैं हम भाई, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब, क्योंकि इसमें इतना कुछ समझने वाला है नहीं, अब फटाफट हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या वाक्य के आरंभ में। कब उपसर्ग का प्रयोग होता है? आप सब जानते हैं कि शब्द का जो आरंभ होता है उस वहीं से होता है उपसर्ग से। मूल शब्द के शुरुआत में, मूल शब्द के पूर्व में ही उपसर्ग लग जाता है, इसे कहते हैं उपसर्ग। शब्द के अंत की बात की जाए तो शब्द के अंत में वे शब्दांश जो शब्द के अंत में होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। वाक्य के आरंभ में नहीं भाई, शब्द के आरंभ में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे? अब पूछा गया है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा वो क्या कहलाएगा? समास। समास तो दो शब्दों को जोड़ने को कहते हैं। अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। आप सब जानते हैं प्रत्यय कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रत्यय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रत्यय इसको कहा जाता है मैम, जो शब्द या के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? एक शब्द है प्रख्यात, उसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो बताना है। प्र, ता, प्ररव, आत, कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है प्रख्यात शब्द में? बताइए, जल्दी से बताइए, बिना किसी देरी के फटाफट बताइए। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? प्रख्यात, ख्यात के आगे प्र उपसर्ग लगा है और ये हो गया आपका प्रख्यात, ठीक है। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्न मति, बताइए। ये संधि में भी मैंने पढ़ाया है, इसका संधि विच्छेद भी कराया था मैंने, यण संधि है इसमें। अब बताइए जल्दी से फटाफट इसका आंसर दे दीजिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्रत्यु उपसर्ग है, या इनमें से कोई उपसर्ग ही नहीं है? बताइए।
फिलहाल आप सब जानते हैं इसमें प्रति उपसर्ग है, ऐसे प्रति उत्पन्न मति, ठीक है, प्रति आपका हो गया उपसर्ग। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन, गमन जाना, ठीक है। अब इसका बनाना है आपको विपरीत, उल्टा, विलोम शब्द। उपसर्ग कौन सा प्रयोग करेंगे कि इसका विलोम बन जाए? गमन, अपगमन, अपगमन शब्द नहीं हुआ। प्रतिगमन, अनुगमन नहीं। यहां क्या हो गया? गमन, आगमन। गमन या आगमन, गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना, तो ये बन गया विपरीत शब्द, ठीक है। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका विपरीत शब्द, और करेक्ट आंसर हो गया आपका बी वाला ऑप्शन। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित में प्रत्यय पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय पूछा गया है कि निर्वासित में प्रत्यय क्या है? इक, नि, सित, इत। नी तो हो नहीं सकता, नी तो शब्द के प्रारंभ में आ रहा है, और शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग आते हैं, ना कि प्रत्यय, ठीक है। इक, इक का कहीं प्रयोग ही नहीं है, ये भी इसको कैंसिल करो। सित या इत, तो यहां पर आपका जो प्रत्यय है वो है इत, ठीक है। निर्वास, निर्वास प्लस इत, निर्वासित, ठीक है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक शब्द है लेखक, उसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक का, इक, आख, अक, बताइए, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए आप सभी लोग। आप सभी ने अपने मन में सोच लिया होगा इसके आंसर, और अब मैं बताई दे रही हूं, ये होता है आपका लेखक। लेख, अक, अक क्या हो गया आपका? अक हो गया आपका प्रत्यय, लेख क्या हो गया? लेख हो गई आपकी धातु, मूल शब्द, क्रिया। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज, अनुज मीन्स क्या होगा? अनुज का मतलब क्या होता है, पता है आप सभी को? बताइए, अनुज का क्या अर्थ होता है, पता है? तभी तो आप स्त्रीवाचक बना पाएंगे। अनुज का अर्थ होता है एक्चुअली छोटा भाई, ठीक है। अब इसका बनाना है आपको स्त्रीवाचक, मतलब छोटी बहन। कैसे बनाएंगे आप? अनुज, अनुजिक करके, अनुजी, आ, ई। तो आपको बता दें, यहां पर लगेगा आ, बड़ा आ, तो ये हो जाएगा अनुजा, मतलब छोटी बहन। इसका अर्थ क्या होता है? छोटी बहन। तो आपने किस प्रत्यय का प्रयोग किया? आपने आ प्रत्यय का प्रयोग किया, ठीक है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई, आ, ई या इक? सुत, पुत्र। सुत का अर्थ क्या होता है? सुत का अर्थ होता है पुत्र। अब इसका स्त्रीवाचक क्या होगा? पुत्री। क्या लगाएंगे सुत में कि इसका अर्थ हो जाएगा पुत्री? तो भाई सुता, सुत, आ लगा दिया, हो गया आपका सुता। सुता का अर्थ क्या होता है? पुत्री, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली हैं, आपके प्रश्नों में पूछी, आपके जो एग्जाम देने जाते हो आप, उनमें ये छोटी छोटी चीजों में ही एग्जामिनर आपको फंसा देता है। स्पृश्य शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा? स्पृश्य, स्पृश्य शब्द का विलोमार्थ निस्पृश्य, अनुस्पृश्य, अस्पृश्य, कुस्पृश्य। तो स्पृश्य का हो जाएगा अस्पृश्य, अस्पृश्य, ठीक है। इसका विलोम बन जाएगा। स्पृश्य के आगे अगर हम आ लगा देंगे तो आपका बन जाएगा अस्पृश्य, जो का स्पृश्य का विलोम होगा, ठीक है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एक शब्द दिया है प्रतिकूल, फिर आपसे पूछ रहा है
कि कौन सा उपसर्ग है प्रतिकूल में, बताइए। प्र, परा, परि, प्रति। जिंदा दिख रहा है आपको कि प्रति जो है वो आपका उपसर्ग है, यहां पर प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कूल मूल शब्द है। ठीक है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? आचार शब्द से पहले, आचार शब्द से पहले किस उपसर्ग का आप प्रयोग करेंगे कि आपका अर्थ दे जुल्म? दुराचार, अतिचार, निर्चार या अनचार? कौन सा चार भाई प्रयोग होगा? किस चार का प्रयोग किया जाएगा? जुल्म, जिसका अर्थ निकल के आए जुल्म। तो देखिए, दुर, आचार, दुराचार, लेकिन यहां पर अत्याचार, जो आपका यहां पर अति और आचार यण संधि बनेगी, ठीक है, अत्याचार बनेगा और इसका अर्थ क्या होता है? जुल्म। इसका अर्थ होता है जुल्म। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय क्या होती है? कृत प्रत्यय क्या होती है? कृत प्रत्यय से बना शब्द आपका कहलाता है कृदंत। और आप सब जानते हैं कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं। ठीक है, क्रिया या धातु जैसे शब्दों के पीछे लगते हैं, उनको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। बताइए, रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु, कौन सा शब्द आपका कृदंत है? जल्दी बताइए। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु, बताइए। तो यहां पर क्रिया क्या है? बिकने वाला, बिकाऊ। बिकाऊ क्या है? क्रिया से बना है। ठीक है, तो ये है आपका कृदंत प्रत्यय। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिख आवा, चढ़ आवा, ल आवा, भूल आवा, कौन सा भाई शब्द है ऐसा? तो यहां दिख रहा है आपका लावा, जिसको भोजपुरी में, यहां पर बिहार भोजपुरी की तरफ लावा मखाने को कहा जाता है, और एक ज्वालामुखी वाला लावा होता है। दिखावा आवा प्रत्यय है, चढ़ावा में है, भुलावा में है, लावा में आपका आवा प्रत्यय नहीं है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है। देखिए, प्रत्यय या उपसर्ग किसी शब्द के ही आगे लगते हैं, ऐसे किसी उन शब्दों के आगे लगते हैं जो कोई अर्थ देते होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? वाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस, कौन सा वाचक शब्द नहीं है ये बताना है, जो वाचक शब्द नहीं है। लोग, गण, वर्ग वाचक समूह है, लेकिन प्रेस की बात की जाए तो प्रेस नहीं है। ठीक है। व्यवसाय से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से अपरीत, सॉरी, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था का उल्टा क्या होगा? व्यवस्था। अव्यवस्था, क्या लगाना है यहां पर? अ, आ, अप, परि, बताइए। अव्यवस्था या अव्यवस्था, यहां पे बताइए। अव्यवस्था या अव्यवस्था, तो आप सब जानते हैं, इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि यहां पर छोटा आ लगता है, आ से अनार वाला आ लगता है, अव्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था का विपरीत अव्यवस्था, मतलब व्यवस्था के आगे आ उपसर्ग जुड़ेगा। ठीक है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? विकल, अलग, पुलक, धनिक। विकल, अलग, पुलक, धनिक किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? विकल कोई शब्द है, वी निकाल दो, कल रह जाएगा। अलग, प्रत्यय का प्रयोग भाई कहां हुआ है? कल कोई आपका प्रत्यय नहीं होता, लक भी नहीं, लेकिन धन और इक आपका प्रत्यय होता है। तो धनिक शब्द जो है ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है बताना है आपको। 4 शब्द दे रखे, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नागर, अगर मगर, जादूगर,
किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइए, सब जानते हैं आप सभी। देखिए गर कोई प्रत्यय नहीं होता, यहाँ पे भी गर है, यहाँ पे भी गर है, लेकिन जादू की बात की जाए यहाँ पर इसलिए नहीं है। सा कोई शब्द है नहीं है, ना कोई शब्द है नहीं है, अगर मगर कोई शब्द है नहीं है, लेकिन जादूगर में जादू और गर जो कि प्रत्यय है और जादू आपका शब्द है। ठीक है, जादू आपका शब्द है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। जिंदा दिख रहा होगा आपको कि किसमें देखा? देखिए लाभदायक, लाभ कोई उपसर्ग होता है? नहीं। पढ़ धातु है। अपनापन नहीं, आ हटा दोगे तो पनापन आ जाएगा, अप हटा दोगे तो नापन आ जाएगा, तो दो शब्द ही नहीं बनेगा, मूल तो गलत है। लेकिन उप की बात की जाए, उपधनकार, कार मूल शब्द, उप आपका उपसर्ग, ठीक है, उ आपका उपसर्ग, तो आपका उपसर्ग से बना शब्दांश मतलब कौन सा हो जाएगा? उपकार। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनुबाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुबाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताइए। अ, अन, अव, अनु, कौन सा उपसर्ग है बताना है आप सभी को। अ, अन, अव या अनु। अनुबाद में प्रयुक्त उपसर्ग तो आप सबको पता है अनु, बाद रह जाएगा। अनु आपका क्या है? अनु आपका उपसर्ग है। ठीक है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग की बात की गई है, निर्वाह, निर्वाह शब्द है, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? आप बिना देरी किए बताएंगे कि ये निर है, निर। ठीक है, निर्वाह, ये क्या हो गया आपका? निरुपसर्ग है यहां पर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्ययों की संख्या पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रटने वाला है, रट लेना। फिलहाल आप एक बार अपने मन में सोच के बता दीजिए कितना होगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है टोटल, और आप सभी ये याद कर लेंगे अभी से। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो आपको पता है कृदंत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के शब्द साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ती है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय जुड़ती है, यहां पर आपका कृदंत प्रत्यय जुड़ती है। ठीक है, कौन सी प्रत्यय जुड़ेगी? कृदंत प्रत्यय जुड़ेगी। तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ती है? तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ती है? तो आप सबको पता है तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ती है? तद्धित प्रत्यय जुड़ती है आपकी, तद्धित प्रत्यय जुड़ती है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ। ठीक है, निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगाए गए हैं, इनमें से किस में इक प्रत्यय है? दैविक, देव और इक, सामाजिक, समाज प्लस इक, भूमि प्लस इक, पक्ष प्लस इक। लेकिन किसमें इक प्रत्यय नहीं है वो बताना है। पक्षिक, भौमिक, सामाजिक, दैविक, जल्दी से बता दीजिए। दिख रहा है आप सभी को? मुझे समझ आ रहा है। देखिए देव और इक दैविक सही है, समाज इक सामाजिक सही है, भूमि इक भूमिक सही है, लेकिन पक्षिक नहीं सही है। पक्षिक में आपकी इक प्रत्यय नहीं है, गलत है। ठीक है, आ जाइए। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अवयोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। आपको दिख रहा होगा कि किस शब्द की हुई है, या किसी की भी नहीं हुई है फिलहाल? जल्दी से बताइए। मुझे तो दिख रहा है, आप लोग भी अपने मन में सोच लीजिए। अवयोग में बात की जाए तो आपका उपसर्ग लगा हुआ है, व्यायाम में कोई आपका नहीं लगा हुआ है कुछ भी, अपमान की बात की जाए तो आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम या आपका अपमान? तो इनमें से कोई नहीं, अभी आपको कराया था। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी। उपसर्ग की बात की गई है तो बे उपसर्ग है, और आपका बे जो है ये उर्दू व फारसी का है, बेइंसाफी। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है। सुयोग, सु उपसर्ग लगा है, विदेश, वि उपसर्ग लगा है, अत्यधिक, अति उपसर्ग लगा है, सुरेश। बताइए, अब खुद ही बता दीजिए भाई, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, मैंने आपको बता दिया इन सब में प्रयोग हुआ है, लेकिन सुरेश, अगर सु हटा देंगे बचेगा रेश, जो कि कोई शब्द नहीं होता है, मतलब यहां पर किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये उपसर्ग रहित है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञान, विअन, कौन सा उपसर्ग है बताना है। विज्ञान, तो यहां पर आपका वि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ज्ञान के आगे वि शब्द जुड़ा है, विज्ञान बन गया है। ठीक है, चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। चि, चिर, यु, आयु। आयु आपका प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि बाद में आ रहा है तो प्रत्यय ही बाद में आता है। फिलहाल तो यहाँ पर आयु कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बता रही कि हो ही नहीं सकता उपसर्ग, क्योंकि ये बाद में आया हुआ है। यू बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ची और चिर में बता दीजिए। चिर, चिर आयु, चिरायु। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुंधला शब्द है एक, और इसमें प्रत्यय प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? धु, धुंध, ला, या इनमें से कोई नहीं? किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए बच्चा। आप सबने सोच रखा होगा कि क्या होगा, तो ये होता है आपका धुंधला शब्द में धुंध, और हमने ऐड कर दिया ला प्रत्यय, धुंधला। ठीक है, धुंधला। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता में आपको प्रत्यय का चयन करना है। हर्ता, हर, हत, हारी। बताइए, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करना है। बताइए, हारी तो हो नहीं सकता क्योंकि शब्द नहीं दिया हुआ है। हारी तो हो ही नहीं सकता, हत भी नहीं हो सकता, हर भी नहीं, लेकिन दोष और हर्ता, तो यहां पर हर्ता आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय का रूप लेगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। समझ आ गया होगा आपको। अपवाद में अप है, पराजय में पर है, परा है, और प्रभाव में प्र है, लेकिन ओढ़ना में कोई प्रत्यय नहीं है। ओ अगर हमने हटा लिया तो बचेगा ढना, जो कि कोई शब्द नहीं है, कोई अर्थ नहीं दे रहा। मूल शब्द अर्थ देता होना चाहिए। ठीक है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, संस्कार में, तो यहां पर सम, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पुरस, पुरह, हित, इत। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताना है, तो यहां पर आपका पुरहा आपका करेक्ट उपसर्ग है। पुरहा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, आप सभी बता चुके हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा।